Hello everyone, welcome to Being Bankers. This is Sandhya and today our topic for discussion is on theory of interest. Before moving towards our session, I want to inform you that if you want to enroll for full course video for your JIB exam, you can enroll yourself. Link आपको description box में given है. यहाँ आप scan code जो आपको screen में दिख रहा है, आप इसको scan करके QR code जो आपको दिख रहा है, इसको scan करके you will get the information. ये जो सेशंस रहेंगे इसकी लाइव क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड करी जाएंगी डेली बेसिस के ऊपर. यू विल बी गेटिंग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो. सो टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल दोस थिंग्स. डू एनरोल फॉर द कोर्स. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो स्टार्ट करते हैं क्विकली आज का सेशन. सो इट्स अबाउट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट समझने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट बेसिकली क्या है. फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या थ्योरीज हैं, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये जो थ्योरीज हैं ये दी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट की डेफिनेशन के साथ. एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं. मान लो कि दो पर्सन जो है यहाँ पे हैं, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी. पर्सन ए है जो यहाँ पे ये है लेंडर एंड पर्सन बी है जो यहाँ पे ये है बोरर. ठीक है, मान लो पर्सन ए ने पर्सन बी को यहाँ पे 1 लाख रुपीस जो है वो प्रोवाइड करे आज की डेट में. 1 लाख रुपीस प्रोवाइड करे पर्सन ए ने पर्सन बी को आज की डेट में एंड बोला कि आफ्टर 1 ईयर, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आफ्टर 1 ईयर आप मेरे को ये जो 1 लाख रुपीस है ये वापस कर देना. और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप मुझे 1 लाख रुपीस तो वापस करोगे ही करोगे, साथ ही साथ मुझे एडिशनल इनकम भी चाहिए, दैट इज 5000. ठीक है, तो ये 5000 किस लिए? 5000 इसलिए पर्सन ए ने बोला कि भाई मैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, है ना, जब आपको जरूरत है पैसे की, मैं आपको यूज करने के लिए जो पैसा है ये दे रहा हूँ. दूसरा, मैंने ये पैसा रखा था अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए कि अगर कोई ट्रबल अराइज हो तो वो केस में मैं ये पैसे को यूज करूं, है ना. तो वो केस के लिए मैंने पैसा रखा था, अगर वो ट्रबल हुआ मुझे उससे मुझे डील भी तो करना है, हैंडल भी तो करना है, उसके लिए. थर्ड, यहाँ पे रिस्क भी तो इन्वॉल्व है. क्या रिस्क इन्वॉल्व है कि आपने लोन दिया, पता नहीं पर्सन वापस करे या ना करे. ठीक है, तो ये सारी चीजों को, ये आप कंपोनेंट बोल सकते हो. ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्सन ए ने बोला कि आप मुझे क्या हो एक्स्ट्रा 5000 रुपीज जो है वो पे करोगे. यहाँ मैं परसेंटेज में बात करूं तो पर्सन ए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप मुझे एडिशनली 5% जो है वो पे करोगे. ये जो 5% है, ये 5% क्या हुआ? ये 5% है इनकम, है ना, एडिशनल इनकम हुई ना, किसकी? पर्सन ए की. प्रोवाइड क्या करा था इन्होंने? 1 लाख रुपीस एंड इन रिटर्न ही विल बी गेटिंग 1 लाख रुपीस एंड 5% जो है इंटरेस्ट की अमाउंट वो भी इनको मिल रही है. तो ये जो 5% ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. एंड ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इनकम है. अगर मैं और इनकम की बात करूं, जैसे आपका वेजेस हो गया, ठीक है, वेजेस भी क्या है? वन ऑफ द फॉर्म ऑफ योर इनकम. वेजेस हो गया, रेंट, आपने जो हाउस है, रूम्स जो है मान लो कि वो रेंट के ऊपर दिए हैं, दैट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, ये भी वन ऑफ द फॉर्म है इनकम की. एंड फोर्थ यहाँ पे बात आती है इंटरेस्ट की. फोर्थ यहाँ पे बात आती है इंटरेस्ट की. आई होप सो कि जो डेफिनेशन है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये क्लियर होगी, है ना. तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट एक पेमेंट है जो यहाँ पे किसके द्वारा करी जाएगी? बोरर के द्वारा करी जाएगी. किसको करी जाएगी? लेंडर को करी जाएगी. किस वजह से करी जाएगी? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या करा, एक अमाउंट जो है उसे यूज करा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन्होंने जो अमाउंट है ये वापस करनी है. ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ये पे कर रहे हैं इन आवर एग्जांपल दैट इज 5000 या 5%, दैट इज बेसिकली नोन एज इंटरेस्ट. ठीक है, जो चैप्टर है हमारा दैट इज अबाउट थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, है ना. यहाँ पे जो हम डिफरेंट थियरीज हैं इन्हें डिस्कस करेंगे. एक क्लासिकल थियरी है, एक केंशियन थियरी है, एक हम जो है हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हमें ये जो दो थियरीज हैं इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो 1 बाय 1 करके ये जो थियरीज हैं इन्हें डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं कि इंटरेस्ट के रिलेशन में. ठीक है, वैसे मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक क्लियर करवा दिया एंड आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो. सो इट्स अबाउट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? वन ऑफ द फोर फॉर्म ऑफ इनकम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट है क्या? ये बेसिकली एक पेमेंट है जो बोरर करेगा. आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू कि बोरर कौन है एंड लेंडर कौन है.
जो पर्सन पैसा ले रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो बोरर है, जो पर्सन दे रहा है वो लेंडर है। पेमेंट जो है यहाँ पे बोरर की तरफ से की जाएगी इन एक्सचेंज फॉर यूजेज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, इन आवर एग्जांपल दैट इज 1 लाख रुपीस फॉर अ प्री डिटरमिन अमाउंट ऑफ टाइम, इन आवर एग्जांपल दैट इज 1 ईयर। अब ये जो इंटरेस्ट है इसमें हमें बेसिकली 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एक तो रिस्क, सेकंड ट्रबल एंड थर्ड वन इज प्योर इंटरेस्ट। प्योर इंटरेस्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, प्योर इंटरेस्ट इज बेसिकली व्हाट, पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यहाँ पे पैसा चाहिए था आपको प्रोवाइड करा गया, आप वो पैसे को यूज कर रहे हो, उसके लिए आप एडिशनल इनकम जो है वो पे करोगे, दैट इज नोन एज प्योर इंटरेस्ट। सो ये जो है 3 कंपोनेंट है किसके, इंटरेस्ट के। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी। तो मैंने आपको बताया कि 3 थ्योरीज जो हैं वो हमने जो है डिस्कस करनी है ये चैप्टर में। एक है क्लासिकल थ्योरी, एक है केंशियन थ्योरी, थर्ड वन इज हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थ्योरी के साथ। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में बेसिकली हमने करना क्या है, क्लासिकल थ्योरी में बेसिकली हमने करना क्या है, क्लासिकल थ्योरी में हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी में हमने बेसिकली क्या करना है, तीनों ही थ्योरीज की अगर मैं बात करूं, तीनों ही थ्योरीज में हम फाइंड आउट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन कराया जाएगा, या कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करा जाएगा, जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के। गेटिंग माय पॉइंट, जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के, वो जो रेट है वो सेट करा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, वो रेट जो है सिलेक्ट करा जाएगा एज रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर क्लासिकल थ्योरी। यहाँ पे एक टर्म आई कैपिटल, है ना, यहाँ पे एक टर्म आई कैपिटल। कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली अगर आपने बैलेंस शीट जो है वो देखी होगी किसी कंपनी की, तो बैलेंस शीट में आपको 2 साइड देखने को मिलती है, एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में जो सबसे पहली आइटम रहती है ना, दैट इज कैपिटल। सबसे पहली आइटम रहती है दैट इज कैपिटल। एंड कैपिटल बेसिकली क्या है, पूंजी, निवेश। जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है, जो यहाँ पे ओनर है बिजनेस का, है ना, उसने यहाँ पे जो पैसा है बिजनेस में डाला है, दैट इज बेसिकली नोन एज कैपिटल, है ना। उसने जो कैश जो है जो डाला है बिजनेस में, दैट इज बेसिकली नोन एज कैपिटल। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आई कि कैपिटल बेसिकली क्या है। कैपिटल बेसिकली रिलेटिंग विद कैश और लिक्विड एसेट। ठीक है, कैपिटल बेसिकली रिलेटिंग विद कैश और लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट बेसिकली कौन से होते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, जैसे आपका गोल्ड हो गया, जैसे आपका जी सिक्योरिटीज हो गया, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर लो इजीली, वो है आपके लिक्विड एसेट। कैश एंड लिक्विड एसेट हम डिस्कस करेंगे जब यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कैश है, कैश या लिक्विड एसेट कितना अवेलेबल है इकोनॉमी में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये डिपेंड करेगा कि भाई लोग सेव कितना करते हैं, कि लोग सेव कितना करते हैं। जितनी उनकी सेविंग्स होंगी ज्यादा, उतना कैश या लिक्विड एसेट क्या होएगा, ज्यादा अवेलेबल होएगा इकोनॉमी में। एंड ये जो सेविंग है कि लोग जो है सेव करेंगे, ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। डिपेंड करता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ज्यादा तो सेविंग भी क्या होगी, ज्यादा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कम तो सेविंग भी क्या होगी, कम। ठीक है, तो सेविंग्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। एंड इस तरीके का जो रिलेशनशिप रहता है, जहां पे एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज में भी इंक्रीज देखने को मिले, या एक चीज के कम होने से दूसरी में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिले, इस तरीके का जो रिलेशन रहता है उसे आप बोलते हो डायरेक्ट रिलेशन, उसे आप बोलते हो डायरेक्ट रिलेशन। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि सेविंग्स एंड, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेविंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कौन सा रिलेशनशिप जो है आपको देखने को मिलता है, क्या डायरेक्ट है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नो रिलेशन, है ना, इस तरीके से ऑप्शन होंगी। तो सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। हम इसको एक एग्जांपल के साथ जो है क्लियर करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, ए, कोई पर्सन है ए, इनकी सैलरी कितनी है, इनकी सैलरी है लेट्स से 10,000। इनकी सैलरी कितनी है, 10,000। 10,000 इनकी सैलरी है। एंड मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%।
ये पर्सन क्या करता है, पर्सन ए हर महीने अपनी जो सैलरी है, सैलरी में से 1000 क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। 1000 क्या करता है, सेव करता है, उसे डिपॉजिट करवाता है, ठीक है, एंड ही विल बी गेटिंग 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 6 की बजाय हो गया 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 की बजाय हो गया 10। अभी पर्सन क्या करेगा, पर्सन ज्यादा सेव करेगा। मान लो हो सकता है अभी ये कितना सेव कर रहा हो, 3000 सेव कर रहा हो, सो दैट कि ही विल बी गेटिंग अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, पर्सन ने ज्यादा सेव करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट कि ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये ले पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, सेविंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 की बजाय अभी हो गया 2%, ठीक है। तो पर्सन क्या करेगा, डीमोटिवेट होएगा सेव करने के लिए, वो कम से कम सेव करेगा। मान लो पहले वो 1000 सेव करता था, अभी वो 200 जो है वो सेव कर रहा है अपनी सैलरी का। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हुआ कम, पर्सन ने यहाँ पे सेव करना भी क्या कर दिया, कम कर दिया, ही इज फीलिंग डीमोटिवेटेड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से या रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से सेविंग्स में यहाँ पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिला। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप रहता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसको हम ग्राफ की हेल्प के साथ भी एक बार डिस्कस करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं इसकी। तो दो एक्सिस में यहाँ पे ले रही हूँ, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेविंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 2%, 4, 6 एंड 8। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं मान लो 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। तो जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था कम 2, लोग कम सेव करते थे 100। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 2 की बजाय 4, लोगों ने ज्यादा सेव करना शुरू कर दिया। 4 की बजाय हुआ 6, और ज्यादा सेव करना शुरू कर दिया। 6 की बजाय हुआ 8, और ज्यादा सेव करना शुरू कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं ये पॉइंट्स को मैच करूं, ये मिलके क्या बनाएंगे, सेविंग कर्व बनाएंगे। एंड आपने देखा कि सेविंग कर्व क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। सेविंग कर्व क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारी सेविंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरीके का जो रिलेशन है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू, द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। आई होप सो कि इतनी बातें आपको क्लियर होगी हो इन रिलेशन टू क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी की अगर मैं बात करूं, क्लासिकल थ्योरी में हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन करा जाएगा, वो वाला पॉइंट रहेगा जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होएगी सप्लाई ऑफ कैपिटल के, जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होएगी सप्लाई ऑफ कैपिटल के। इसी वजह से, क्योंकि डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल को कंसीडर कर रहे हैं ना हम, इसी वजह से ये थ्योरी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये किन्होंने दी, मार्शल फिशर पीग, ये इकोनॉमिस्ट हैं जो, इन्होंने ये जो थ्योरी है ये दी, ठीक है। हमने यहाँ पे दो चीजों की बात करी, एक सप्लाई ऑफ कैपिटल की, दूसरा डिमांड ऑफ कैपिटल। अभी तक जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया वो सप्लाई ऑफ कैपिटल के रिलेशन में था, ठीक है। तो उसको एक बार के लिए डिस्क्रिप्शन फॉर्म में देख लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कैश या लिक्विड एसेट अवेलेबल है इकोनॉमी में, एंड कितना कैश या लिक्विड एसेट अवेलेबल होएगा ये किस पे डिपेंड करता है, सेविंग पे। सेविंग किस पे डिपेंड करेगी, इंटरेस्ट रेट पे। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, सेविंग ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम, सेविंग कम। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इंटरेस्ट, इट्स डायरेक्ट रिलेशन। तो ग्राफिकली भी इसको बता रखा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से हुआ 10, सेविंग्स भी हमारी 400 से होगी 800 फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड अपवर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिला सेविंग कर्व, ठीक। सो नेक्स्ट इज अबाउट डिमांड फॉर कैपिटल। तो जैसा कि हमने देखा, डिस्कस करा स्टार्टिंग में ही, कि अगर मैं क्लासिकल थ्योरी की बात करूं, क्लासिकल थ्योरी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन करा जाएगा, जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के, है ना। जहां पे डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के, वो रेट डिटरमिन करा जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखते हैं कि डिमांड फॉर कैपिटल, कि लोग जो है डिमांड क्यों करते हैं पैसे की, ठीक है। तो अगर मैं क्लासिकल थ्योरी की बात करूं, तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो डिमांड फॉर कैपिटल रहता है वो रहता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। लोग जो है बिजनेस एक्टिविटीज में, किसी प्रोजेक्ट में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वहां से जो रिटर्न है वो अर्न करना चाहते हैं, इस वजह से वो डिमांड करते हैं कैपिटल की।
यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, तो हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। वो कैसे? जैसे मान लो कि कोई पर्सन है ए, ठीक है, कोई पर्सन है ए, इन्होंने जो है बैंक से लोन लेना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जिसपे ये लोन ले रहे हैं, लेट्स से कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ये बैंक से जो है ये लोन लेना चाहते हैं। जैसे ही मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 10%, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो डिमांड है ना, कि मैंने इन्वेस्ट करना है, क्यों? क्योंकि इसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है ना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है। कि इन्होंने यहाँ पे लोन लेके, लेट्स से कि 1 लाख का लोन लेना था, 1 लाख का लोन लेके कोई एबीसी प्रोजेक्ट है उसमें लगाना है, ठीक है, कोई एबीसी प्रोजेक्ट है उसमें लगाना है। पहले ये 6% इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, अभी क्या है, अभी 10% इंक्रीज हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनकी जो डिमांड है ना, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज यहाँ पे लोन लेने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 की बजाय हो गया 2%, फॉर एग्जांपल 2% हो गया, तो हो सकता है जहां पे ये पर्सन 1 लाख का लोन ले रहा था, अभी वो बोले कि मैं 5 लाख का लोन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं और कोई एक्टिविटीज में या एक्सपैंड कर सकता हूँ बिजनेस को, ठीक है, मुझे कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या पड़ रही है, यहाँ पे कम पड़ रही है। तो यहाँ पे इसकी जो डिमांड है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, यहाँ पे जो कैपिटल है वो रेज करने की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विद डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू कि इन केस ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल जो रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, वो किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कौन सा होता है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ज्यादा, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर कम, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज अगर कम हो रही है, या एक चीज के कम होने से दूसरी ज्यादा हो रही है, तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। आई होप सो थिंग इज क्लियर टू यू। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप। इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 4, 6, 8, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर मैं ले रही हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रही हूँ इन्वेस्टमेंट या क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मनी, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है मनी की, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, मान लो वो कितनी है 100, 200, 300, 400 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मैं ले रही हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था कम, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था कम, लोग क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ज्यादा डिमांड कर रहे थे मनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ज्यादा डिमांड कर रहे थे मनी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ज्यादा, यहाँ पे डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो और कम होगी। मान लो 8 की बजाय अभी 10 हो गया तो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसमें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला। इसी वजह से ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आई, ठीक है, ये हमारी है इन्वेस्टमेंट कर्व, ये हमारी है इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। सप्लाई सेविंग कर्व की अगर मैं बात करूं तो सेविंग कर्व हमने देखा था कौन सी डायरेक्शन में थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी। इन्वेस्टमेंट कर्व हमारी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी डिटरमिन करके देखें कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन करा जाएगा, ठीक है। तो इसको एक टेबल की हेल्प के साथ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें मैंने डिस्कस करा, डिमांड फॉर कैपिटल डिस्कस करा एंड सप्लाई फॉर कैपिटल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि कितना है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। डिमांड ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं, डिमांड फॉर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ पे आपका ज्यादा, डिमांड फॉर कैपिटल क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर मैं 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मान लो डिमांड फॉर कैपिटल कितना है 80, ठीक है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, डिमांड फॉर कैपिटल कम होगी, 80 से होगी 70, और इंक्रीज हुआ और कम होगी, ठीक है, और कम होगी और कम होगी। डिमांड फॉर कैपिटल है हमारे पास इतनी 80, 70, 60, 50 एंड 40।
सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम, सप्लाई ऑफ कैपिटल भी क्या होगी, कम होगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1, सप्लाई ऑफ कैपिटल या सेविंग कर्व की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लो कितनी है, 40। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ इंक्रीज 2 के ऊपर, सप्लाई ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो गया 50, 3 के ऊपर हुआ तो 60, 70, 80। ठीक है, अगर मैं क्लासिकल थ्योरी की बात करूं, क्लासिकल थ्योरी क्या बात करती है, क्लासिकल थ्योरी बात करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम वो डिटरमिन करेंगे जहां पे आपका डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा सेविंग के। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो वाला पॉइंट कौन सा है, वो है हमारा 3%। 3% पे हमने देखा ना कि डिमांड फॉर कैपिटल भी कितना है, 60, एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल भी कितना है, 16। आई होप सो विद द हेल्प ऑफ टेबल ये चीज क्लियर होगी हो। तो टेबल की हेल्प के साथ हमने डिस्कस करा, अभी टेबल की हेल्प के साथ अभी हमने डिस्कस करा, तो ये वही बता रखा है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी डायग्रामेटिकली बताया। ठीक है, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1, डिमांड फॉर कैपिटल कितनी है, वो केस में या इन्वेस्टमेंट पर्पस की अगर मैं बात करूं 80, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, डिमांड फॉर कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज। यहीं पे अगर मैं सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करूं या सेविंग की बात करूं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसके साथ हमारी सेविंग्स जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा डिटरमिन करना है, जहां पे ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, वो कितना आया, 3%। ठीक है, इसी को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो कर्व्स हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ करा गया है, सप्लाई कर्व को भी एंड डिमांड कर्व को भी। ठीक है, सप्लाई कर्व को भी एंड डिमांड कर्व को भी। तो ये टेबल की रेफरेंस लेके हम एक बार के लिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अपना ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। इस तरफ मैं ले रही हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी होगी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं अपना डिमांड एंड सेविंग या क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 40, 50, 60, तो 20 के डिफरेंस के साथ चलते हैं। ठीक है, 20, 40, 60 एंड 80। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डिमांड कर्व। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1, डिमांड कितनी थी, 80, डिमांड कितनी थी, 80। तो यहाँ पे अगर है 1 तो डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस कितना है, 80। जैसे ही हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, डिमांड कितनी होगी, 70। रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 3, डिमांड कितनी होगी, 60। रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 4, डिमांड कितनी होगी, 50। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ यहाँ पे 5, डिमांड कितनी होगी यहाँ पे, 40। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट कर्व, ये हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करते हैं सेविंग कर्व। तो जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1, सप्लाई ऑफ कैपिटल या सेविंग कितना है, 40, ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 2, तो सेविंग यहाँ पे कितनी हुई, 50, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 3, तो यहां पे सेविंग कितनी हुई, 60। ठीक है, 4 के ऊपर 70, ये हम जो है अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा सेविंग कर्व है। ठीक है, जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 5, तो यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई ऑफ कैपिटल है ये कितना हो गया, 80। सेविंग कर्व की बात करूं 80। तो अगर मैं ये पॉइंट्स जो है इनको ज्वाइंट करूं, है ना, ये जो पॉइंट्स है इनको ज्वाइंट करूं, आई एम गेटिंग सेविंग कर्व, आई एम गेटिंग सेविंग कर्व। रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या रहेगा, जहां भी आपका सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड फॉर कैपिटल कट करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब 3% यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी हो आपको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ।
तो ग्राफिकली यही बता रखा है नीचे, आई होप सो कि अभी क्लियर हो जाए। तो एक यहाँ पे डिमांड कर्व ड्रॉ करी, सप्लाई कर्व ड्रॉ करी, मैं बात करूं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करी, एंड यहाँ पे जब जो पॉइंट पे ये कट करेंगी वो हमारा क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ठीक, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिमांड फॉर कैपिटल के रिलेशन में कि इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा होगी, जब यहाँ पे आप जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो है ना एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डिमांड जो है वो हम क्यों करते हैं कैपिटल की, सो दैट कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके बिजनेस एक्टिविटीज में। ठीक है, डिमांड फॉर कैपिटल जो है या इन्वेस्टमेंट जो है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। कौन कौन से फैक्टर होंगे, अगर मान लो कि मेरे को जो है कैपिटल चाहिए, डिमांड फॉर कैपिटल है किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो मैं कौन सी दो चीजें हैं उनको कंसीडर करूंगी। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि भाई मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हूँ, व्हाट विल आई एम गेटिंग इन रिटर्न, है ना, क्या रिटर्न जो है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना है, रिटर्न कितना है मुझे ये इन्वेस्टमेंट में। दूसरा मैं देखूंगी कि मुझे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, या मैं बात करूं इंटरेस्ट की, कि मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रही हूँ ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो मैं यहाँ पे मनी डिमांड कर रही हूँ, ये दो चीजें ही कंसीडर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर कैपिटल है ये डिटरमिन करी जाएगी, एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या रिटर्न से, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, ये दोनों चीजों को कंसीडर करके हम यहाँ पे जो डिमांड फॉर कैपिटल है वो करेंगे। ठीक है, एंड किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करा जाएगा, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ क्रिटिसिज्म, ये जो थ्योरी है इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, क्रिटिसाइज भी करा गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा। सबसे पहला है यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट थ्योरी। इनडिटर्मिनेंट क्यों बोला, क्योंकि इसने बेसिकली बताया कि जो सेविंग है ना, सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, है ना, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ज्यादा तो सेविंग्स होगी ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कम तो सेविंग्स क्या होगी, कम। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं ना होता। सेविंग आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेविंग आपकी डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। अगर इनकम ही नहीं है आपकी तो क्या आप सेव कर पाओगे, अगर इनकम ही नहीं है आपकी तो क्या आप सेव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जितनी ज्यादा इनकम आप उतना सेव करोगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको इनडिटर्मिनेट थ्योरी जो है बोला गया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इन्वेस्टमेंट में भी बोला कि जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन सेविंग जो है आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है, एंड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं ये डिपेंड करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब कि जो आप नेट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप ले रहे हो बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, नेट रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो आप हाई कॉस्ट के ऊपर भी बोरो करोगे, है ना, हाई कॉस्ट के ऊपर भी बोरो करके जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोरो करके भी है जो प्रोजेक्ट में लगाओगे। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर भी है, डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट, ना कि अकेला इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दैट्स व्हाई इसको इनडिटर्मिनेट थ्योरी बोला गया है। नैरो कंसेप्ट है सप्लाई ऑफ कैपिटल को लेके, इसमें बोला गया है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है द ओनली सोर्स इज सेविंग, बट आप बैंक क्रेडिट भी ले सकते हो, आप डिसहोल्डिंग भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। थर्ड यहाँ पे क्रिटिसिज्म है कि लॉन्ग टर्म पीरियड को कंसीडर करा जाता है कि जो आपका डिमांड फॉर कैपिटल है, सप्लाई ऑफ कैपिटल है फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। लेकिन जो केंशन थ्योरी है उसमें हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म जो पीरियड है उसको भी यहाँ पे क्या है कंसीडर करा गया। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे जो डिमांड है, सप्लाई है, वो हमें देखने को मिलता है कैपिटल का। ठीक है, देन इग्नोर बोरोइंग फॉर कंजम्पशन पर्पस। इसमें बेसिकली बोला गया कि आप सेव करते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लेकिन कंजम्पशन पर्पस के लिए भी तो हम यहाँ पे क्या है, आप बोरो करते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लेकिन अकेले इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए थोड़ी बोरो करते हैं, हम अपना कंजम्पशन पर्पस के लिए भी तो बोरो करते हैं, बट द थ्योरी इग्नोर दैट थिंग। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये अज्यूम करा जाता है, जब भी थ्योरी रहती है ना इसकी कुछ अजम्पशंस रहती हैं, ठीक है, जो हम अज्यूम करते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये थ्योरी अज्यूम करती है, बट क्या इन एक्चुअल सिनेरियो इट्स पॉसिबल, है ना, इट्स अनरियलिस्टिक। देन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इसमें बेसिकली बोला गया है कि डिमांड फॉर मनी या सप्लाई ऑफ मनी है, अगर उसमें चेंज आए ना इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, बट इन रियलिटी
इट्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर डिमांड में चेंज आ जाए, सप्लाई में चेंज आ जाए, डेफिनेटली इट इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट हैं इन रिलेशन टू क्लासिकल थ्योरी। आई होप सो कि क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थ्योरी। अभी हम डिस्कस करते हैं केन्शियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, केन्शियंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अभी यहाँ पे एक टर्म आई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, है ना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज बेसिकली नोन एज ए लिक्विडिटी। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हम ये चीज प्रेफर करते हैं, विश करते हैं, है ना। हम अगर मैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करूं, इसका मतलब कि पीपल विश टू होल्ड कैश, है ना, कि कितना कैश जो है वो अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज ए लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, आई होप सो मीनिंग क्लियर हो गया हो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस का मतलब क्या रहता है, विश, है ना, कि हम ये चीज जो है वो करना चाहते हैं, है ना, दैट इज बेसिकली प्रेफरेंस। जब लिक्विडिटी वर्ड के साथ इसको अटैच करेंगे तो ये बेसिकली कहलाएगा पीपल विश टू होल्ड कैश। ठीक है, पीपल विश टू होल्ड कैश, दैट इज बेसिकली नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये जो थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था केन्स की जो बुक है, दैट इज जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसको ध्यान में रखिएगा, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें बेसिकली जो है ये जो बुक है इसमें इंट्रोड्यूस करा गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस को। लिक्विडिटी प्रेफरेंस है क्या, पीपल विश टू होल्ड कैश। ठीक है, अभी ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बेसिकली बताती है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट। किनके बीच में रिलेशनशिप बताएगी, एक तो इंटरेस्ट रेट हमें पता है ना, इंटरेस्ट रेट, दूसरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एक इंटरेस्ट रेट, दूसरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, पीपल विश टू होल्ड कैश। सो इट इज एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड पीपल विश टू होल्ड कैश। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि जो पर्सन है ना, यहाँ पे जो लोग हैं, दे वांट टू होल्ड कैश। डेफिनेटली किसी पर्पस के लिए वो जो है कैश अपने पास रखना चाहते होंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस बेसिकली क्या है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज रिलेटिंग विद पीपल विश टू होल्ड कैश। तो लोग क्यों यहाँ पे अपने पास जो है कैश को होल्ड करना चाहते होंगे, कुछ पर्पस के लिए, है ना। तो कौन कौन से वो पर्पस है, सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है यहाँ पे आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड है यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू केन्स थियरी, ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कैश को होल्ड करना। ठीक है, वो चाहते हैं कैश को होल्ड करना। इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर कि ट्रांजैक्शन मोटिव कौन से हैं, प्रिकॉशनरी या स्पेकुलेटिव मोटिव कौन से हैं, आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस में हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की, है ना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में हम बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड है। किस चीज का रिवॉर्ड है, क्योंकि आप गो अवे कर रहे हो अपनी लिक्विडिटी, क्योंकि आप गो अवे कर रहे हो अपनी लिक्विडिटी, जो आपने अपने पास कैश होल्ड करके रखा है फॉर डिफरेंट पर्पस, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी या स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए आपने जो कैश अपने पास रखा है उसको आप गो अवे कर रहे हो। मान लो आपके पास कैश अवेलेबल है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट, या किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है ना। आपने जो कैश है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो कैश जो है आपने इन्वेस्ट कर दिया वो प्रोजेक्ट में। इन रिटर्न यू विल बी गेटिंग रिटर्न, है ना। इन रिटर्न यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट। मान लो बॉन्ड में इन्वेस्ट करा आपने, you will be getting interest. So interest is basically what? Interest is reward. किस चीज का रिवॉर्ड है, because you go away your liquidity, that is cash. ठीक है, so I hope so इतनी बातें क्लियर होगी हूँ in relation to liquidity preference theory. तो यही हमने डिस्कस करा अभी कि इंटरेस्ट रेट जो है, ये थ्योरी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड है। किस चीज का रिवॉर्ड है, फॉर गोइंग अवे फ्रॉम आवर लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे डिटरमिन करना है हमने, जैसे हमने क्लासिकल थ्योरी में इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करा था कि जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली वो वाला रेट डिटरमिन करा जाएगा जहां पे आपका डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के, वो रेट आपका क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। केंशियन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिटरमिन करेंगे दो चीजों की हेल्प के साथ, एक मनी सप्लाई, दूसरा मनी डिमांड। एक मनी सप्लाई, दूसरा मनी डिमांड। अभी हमें पता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई तो क्या है, फिक्स है ना, जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो डिसाइड करते हैं कि भाई इकोनॉमी में जो है, मान लो फॉर एग्जांपल 200 करोड़ रुपीस जो है यही जो है घूमेंगे इकोनॉमी में। मनी सप्लाई तो फिक्स्ड है बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मनी सप्लाई यहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मनी डिमांड जो है इसमें हमें किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं विद चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि दो एसेट इकोनॉमी है, मतलब यहाँ तो आप अपने पास कैश में रखोगे पैसा या आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ अपने पास कैश में रखोगे या फिर यहाँ पे क्या करोगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी इसको एक डायग्राम के साथ समझते हैं। तो मनी सप्लाई, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मनी सप्लाई क्या है, यहाँ पे फिक्स है ना, मनी सप्लाई यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो एक तरफ मैं लेती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड नीचे हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे लिया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मनी सप्लाई तो हमें पता है कि भाई फिक्स है, मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा मनी सप्लाई तो यहाँ पे क्या रखी है, फिक्स। क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंज। किस तरीके से, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा मनी मार्केट में, मान लो आई वांट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, है ना, मनी मार्केट में जो है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो सिक्योरिटीज रहती है ना, जिनमें डील करा जाता है, तो वो आपका मनी मार्केट कहलाता है। मान लो कि मुझे इन्वेस्ट करना है मनी मार्केट में, एंड अभी मैं जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही हूँ ना, ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। तो मैं क्या अपने पास मनी को होल्ड करके रखूंगी, नहीं रखूंगी, मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, बिकॉज आई एम गेटिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी क्या होगी, कम होगी, आप अपने पास कम रखोगे, आप अपने लिए कम डिमांड करोगे मनी को, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम, पीपल विल होल्ड मोर मनी, पीपल विल होल्ड मोर मनी, क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा मैं तब डालूंगा, अभी मैं अपने पास होल्ड करके रखूंगा फॉर वेरियस पर्पस जो हमने डिस्कस करे, लाइक प्रिकॉशनरी, लाइक ट्रांजैक्शन, है ना, स्पेकुलेटिव, तो वो पर्पस के लिए अभी मैं होल्ड करके रखूंगा। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कम, क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर है ज्यादा, क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी भी क्या है, कम, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी क्या है, कम। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें डाउनवर्ड स्लोप जो है ये देखने को मिलेगा, है ना, डाउनवर्ड स्लोप जो है ये देखने को मिलेगा। मनी डिमांड की अगर मैं बात करूं, ये डाउनवर्ड हमें देखने को मिलेगा, यही ड्रॉ करा गया यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रेट ड्रॉ करा गया है, स्ट्रेट कभी नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा कर्व ही रहता है। तो मनी सप्लाई क्या है, फिक्स। अगर मैं यहाँ पे मनी डिमांड की बात करूं, ये हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिला। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिला, आई होप सो थिंक इज क्लियर टू यू, ठीक है। एंड जहां भी आपका मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड कट करेगा, मनी सप्लाई कर्व एंड मनी डिमांड कर्व कट करेगा, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करा जाएगा अकॉर्डिंग टू केंशियन थ्योरी, ठीक है। जहां पे मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड कर्व कट करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे डिटरमिन करा जाएगा एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे 3 पर्पस हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए कि किस वजह से लोग जो है अपने पास होल्ड करके रखना चाहेंगे कैश। एक है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव, एक है प्रिकॉशनरी मोटिव, देन स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो ये जो 3 मोटिव्स हैं, इनके लिए जो लोग हैं अपने पास कैश रखना चाहेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन मोटिव की बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन है, जो हमारी डेली ट्रांजैक्शन है, डेली बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो उसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोटिव एंड इनकम की बात करूं,
ट्रांजैक्शन मोटिव एंड इनकम के बीच में रिलेशन की बात करूं तो इनमें हमें देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिलेशन। तो इनमें हमें देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिलेशन। किस तरीके से, मान लो कि किसी पर्सन की इनकम है 10,000, वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए अपने पास पैसा रखता है फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है। मान लो किसी पर्सन की इनकम है 1 लाख, तो वो अपने पास कितना रखेगा, हो सकता है 20,000 रखता हो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। मान लो किसी पर्सन की इनकम है 5 लाख, हो सकता है वो यहाँ पे 1.5 लाख रखता हो अपने पास ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा रखना अपने पास वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिला आपको ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड इनकम, ठीक है। यहीं पे अगर मैं प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करूं, प्रिकॉशनरी मोटिव टेक इनटू कंसीडरेशन द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, कि अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट है ना, समथिंग लाइक दैट, तब भी तो आपको पैसा चाहिए, है ना। तो वो पर्पस के लिए अगर आप पैसा होल्ड करके रखते हो तो वो रहता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। एंड प्रिकॉशनरी मोटिव एंड इनकम की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा तो जो आप मनी होल्ड करके रखोगे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो भी ज्यादा, अगर आपकी इनकम कम तो जो आप पैसा होल्ड करके रखोगे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो भी कम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रिकॉशनरी मोटिव। नेक्स्ट, स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव मींस कि जहां पे आप इन्वेस्ट करोगे पैसे को, मनी मार्केट में, सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो नॉर्मली स्पेक्युलेटिव मोटिव की अगर मैं बात करूं तो लोग जो है अपने पास पैसा होल्ड करके रखते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी, जब मुझे लगेगा कि भाई अभी जो मनी मार्केट है मेरे को इंटरेस्ट रेट जो है हैंडसम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मैं तब इन्वेस्ट करूंगा पैसा। अभी मैं अपने पास होल्ड करके रख रहा हूं, जब इंटरेस्ट रेट जो होगा यहाँ पे ज्यादा होगा कम होगा, टेक इनटू कंसीडरेशन दैट मैं यहाँ पे जो है पैसा मार्केट में लगाऊंगा, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव की अगर मैं बात करूं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की अगर मैं बात करूं एंड इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये आपने रिलेशनशिप ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्रिकॉशनरी मोटिव के केस में क्या रिलेशनशिप रहता है बिटवीन इनकम एंड प्रिकॉशनरी जो मोटिव के लिए डिमांड है उसके बीच में। यहाँ स्पेकुलेटिव मोटिव की अगर मैं बात करूं कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। देखते हैं किस तरीके से। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा तो यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है ना ये होगी कम, ठीक है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा तो जो यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो होगी कम। क्यों होगी कम? मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी 8%, ठीक है। ये हमने इस तरीके से ड्रॉ करी थी ना, डिमांड फॉर मनी कर्व इस तरीके से ड्रॉ करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा तो लोग कम डिमांड करेंगे ना पैसा अपने पास रखने के लिए। वो चाहेंगे कि मैं इन्वेस्ट कर दूं सारा का सारा पैसा एंड आई एम गेटिंग इंटरेस्ट इनकम इन रिटर्न, है ना। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा तो लोगों की स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी टू होल्ड मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस वो होगी कम। क्यों कम होगी? क्योंकि वो चाहेंगे कि मैं पैसा जो है अभी इन्वेस्ट कर दूं बिकॉज आई एम गेटिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब जिस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट आर हाई, व्हाई शुड पीपल होल्ड मनी फॉर फ्यूचर। आज इंटरेस्ट रेट हाई है, कोई बॉन्ड है मान लो 1000 का, उसका फेस वैल्यू है, उसके ऊपर आई एम गेटिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट right now. Why I am holding money for future? I am investing that money in this particular bond. I am getting 10% rate of return. ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, होल्ड करने की मनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो वाइसा वर्सा केस डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कम, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कम तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी, ज्यादा होगी। आज की डेट में अगर मान लो कोई बॉन्ड है, इसके ऊपर मुझे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। मैं क्यों ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगी? मैं पैसे को क्या करूंगी, होल्ड करके रखूंगी अपने पास स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, कि मुझे पता है कि आने वाले 1 महीने में ये जो बॉन्ड है ना इसकी प्राइस जो है इंक्रीज होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे को हाई मिलेगा, या कोई और जो है बॉन्ड जो है उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी जिसमें मेरे को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी के लिए मैंने होल्ड करके रख ली ना मनी अपने पास, किस पर्पस के लिए, फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम
तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इफ इंटरेस्ट रेट इज लो देन वी शुड होल्ड मनी फॉर फ्यूचर, दैट्स व्हाई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई विल क्लैरिफाई दैट वन, ठीक है। तो अभी डायग्रामेटिकली डिस्कस करें, वैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो डायग्राम है हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। मनी सप्लाई हमें पता है कि फिक्स है इकोनॉमी में, ये मनी डिमांड कर्व है, ठीक है, मनी डिमांड कर्व है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा, पीपल कम डिमांड करेंगे मनी की। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम तो पीपल ज्यादा डिमांड करेंगे मनी की, अपने पास ज्यादा वो जो पैसा है वो रखेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जहां पे मनी सप्लाई एंड डिमांड कर्व कट करेगा वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अभी हम कुछ सिचुएशन को यहाँ पे ध्यान में रख के ना जो है समझते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व को, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या है, फिक्स, मनी सप्लाई क्या है, फिक्स, एंड डिमांड कर्व जो है हमारी इस तरीके से आ रही थी, है ना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड कर्व की बात करूं इस तरीके से आ रही थी, ये हमारी मनी सप्लाई। एंड जहां पे दोनों कट करेंगे वो हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी तक हमने ये डिस्कस करा है, ठीक है। रेट ऑफ, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिटरमिन करा जाएगा। मान लो कि मनी सप्लाई होगी इंक्रीज, आरबीआई ने जो है, मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। मनी सप्लाई अभी होगी मान लो यहां से यहां, मान लो पहले 200 थी अब होगी 300 करोड़ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा डिक्रीज। अभी ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये डिटरमिन करा जाएगा, यहाँ पे अभी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो वो केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। डायग्रामेटिकली अगर आप चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप भूलोगे नहीं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट के साथ आपको ध्यान में रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा या कम होगा। तो जैसे ही मनी सप्लाई यहाँ पे हुई इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया ना, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, व्हेन मनी सप्लाई इज इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। यहीं पे अगर मैं मनी सप्लाई को कम कर दूं, 200 की बजाय मान लो अभी होगी 150, आपसे ऑपोजिट भी तो पूछा जा सकता है। मनी सप्लाई अभी होगी 150, तो ये केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे बनेगा, जहां पे दोनों कट कर रहे हैं। मतलब जब मनी सप्लाई को यहाँ पे जो नॉर्मल इकोनॉमी में है उससे अगर कम करा जाए तो वो केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए तो वो केस में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, यही डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया गया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड एक पॉइंट है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बहुत ही कम हो गया ना, यहाँ पर आ गया, लोग जो हैं अगर इससे नीचे चला गया ना, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे जो R2 है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, अपने पास वो कैश को, वो मनी को होल्ड करके रखेंगे, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे बॉन्ड्स को। एंड ये जो सिचुएशन रहती है ना, जब यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है ये हॉरिजॉन्टल हो जाए आपके एक्स एक्सिस के साथ, ये रहती है आपकी लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन, ठीक है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया कि इससे नीचे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, कि इससे नीचे अगर जाएगा तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो R2 जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, E वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, E1 वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। दैट इज बेसिकली शोइंग लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व आपका हॉरिजॉन्टल हो जाए एक्स एक्सिस के, वो आपका कहलाता है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप बेसिकली है क्या, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके नीचे लोग इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। वो चाहेंगे कि मैं अपने पास ही मनी रखूं, होल्ड करके इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे इससे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। दैट सिचुएशन इज बेसिकली नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। इन आवर एग्जांपल इट इज डिपिक्टेड बाय E1, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, तो ये वही बता रखा है, मैंने आपको बता दिया दैट इफ सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस करा। एंड E1 वो पॉइंट है जहां पे लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन जो है
हमें देखने को मिलेंगी। इवन वो पॉइंट है जहां पे इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया दैट पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, दे वांट टू होल्ड ऑल द कैश, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस, या ये सिचुएशन को बोलते हो लिक्विडिटी ट्रैप। तो एक तो हमने केस देखा जहां पे मैंने बोला कि भाई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करके देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि अगर मैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व या डिमांड कर्व को यहाँ पे इंक्रीज करूं तो वो केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व यहाँ पे हमने फर्स्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी वहां पे हमने डिस्कस करा कि मनी सप्लाई क्या है, फिक्स है ना। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हमने इस तरीके से देखा, ये हमारा बना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। अगर यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है या डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, है ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व शिफ्ट हो जाए, एग्जैक्ट वर्ड क्या रहेगा, शिफ्ट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व LP से LP1 होगी तो वो केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व शिफ्ट हो जाए फ्रॉम LP टू LP1, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ज्यादा होगा कि कम होगा। तो डायग्रामेटिकली ये चीज क्लियर है आपको, अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व अपवर्ड शिफ्ट होएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर कट करेंगे ना अभी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर एंड मनी सप्लाई कर्व ये है, दोनों ये पॉइंट पे कट करेंगे, ये बना इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम। I hope so thing is clear to you in relation to liquidity preference. ठीक है, then next is Hansen synthesis या ISLM curve model। तो ये जो मॉडल है ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने दो थ्योरीज हैं उन्हें कवर करा, वो दो थ्योरीज के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है उन्हें डिस्कस करते हैं, एंड कल वाला जो सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हैंसन सिंथेसिस एंड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डू अटेम्प्ट इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थियरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड फॉर सेविंग, सप्लाई ऑफ सेविंग, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग, नन ऑफ द अबव। ट्रेडिशनल थियरी या क्लासिकल थियरी, वन एंड द सेम थिंग। तो ट्रेडिशनल थियरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन करते हैं हमने डिस्कस करा अभी क्लासिकल थियरी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा वेदर इट इज ऑप्शन A, B, C या D, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट हम कैसे डिटरमिन करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे, जहां पे आपका डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल हो जाएगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के, वो आपका रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग जहां पे होगा वो आपका कहलाएगा, वहां वो पॉइंट जो है वो सेट करा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहा क्वेश्चन नंबर 1 का, इट इज ऑप्शन C। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट है सप्लाई ऑफ सेविंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो हमने यहाँ पे देखा था कि सेविंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो सेविंग भी ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो सेविंग्स भी कम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेविंग्स के रिलेशन में, सप्लाई ऑफ सेविंग यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सही है स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट A क्या होगी, करेक्ट है। डिमांड फॉर सेविंग, डिमांड किस चीज के लिए करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट में तो डिमांड फॉर सेविंग जो है क्या यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे डिमांड फॉर सेविंग की बात करूं, है ना, एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, तो दोनों के ही बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। दोनों के बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ज्यादा, डिमांड फॉर सेविंग क्या होगी, कम होगी। डिमांड फॉर सेविंग मीन्स कि हम डिमांड कर रहे हैं पैसे की, किस वजह से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। किस पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से हमने जो पैसा है अपने पास होल्ड करके रखना है ना बेसिकली। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, डिमांड फॉर सेविंग क्या होगी, कम। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होगा कम तो डिमांड फॉर सेविंग क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट बी में क्या लिखा है,
डिमांड फॉर सेविंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिमांड फॉर सेविंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है। देन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम ओवरऑल सिनेरियो जो है वो लेके चलते हैं, ओवरऑल यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट यहाँ पे बात करते हैं। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के केस में यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्पैक्ट किससे हो रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के साथ, डिमांड फॉर सेविंग या सप्लाई ऑफ सेविंग के साथ। ठीक है, इनकम के साथ तो इसका कोई बताया ही नहीं, रिलेशन ही नहीं बताया। तभी तो हमने बोला ना कि ये इनडिटर्मिनेट थ्योरी है, क्योंकि इनकम को या फिर मैं बात करूं मार्जिनल एफिशिएंसी को, ये तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट। तो हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, द नेक्स्ट इज नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जेएम कीन्स, जहां पे उन्होंने हमने डिस्कस करा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में, है ना, बता रखा है। क्या वो जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जर्नल थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स है, जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है, या नन ऑफ दीज। तो हम डिस्कस करके आए हैं अभी। करेक्ट आंसर क्या है इसका, इट्स ऑप्शन सी, इट्स जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, so option C, it's a general theory of employment and interest. The next question is, rate of interest is determined by liquidity preference or demand for money and supply of money according to classical theory of interest, J.M. Keynes theory of interest, Hicks and Hansen synthesis theory of interest, या none of the above। तो जहां पे हम डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं या सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, बेसिकली ये बताया गया है हमारा जेएम कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, जहां पे हम बताते हैं कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई क्या है, फिक्स, एंड मनी डिमांड में हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी, इट्स ऑप्शन बी। एंड क्लासिकल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम कंसीडर करते हैं कि डिमांड फॉर कैपिटल क्या रहेगा, है ना, डिमांड फॉर कैपिटल जब इक्वल होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल के, वो जो पॉइंट रहेगा वो डिटरमिन करा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, जेएम कीन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी का यूज करके हम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, the demand for money by people depend on how they decide to balance their portfolio between dash and dash in two asset economy। तो यहाँ पे अगर मैं जेएम कीन्स की बात करूं तो उनके थ्योरी की एक अजम्पशन है कि टू एसेट इकोनॉमी है, मींस आप दो ही एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कौन कौन से एसेट हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसे डिटरमिन करोगे, उसे बैलेंस करोगे बिटवीन टू एसेट्स। क्या वो कैश एंड प्राइस है, क्या वो मनी एंड बॉन्ड्स है, मनी एंड मार्केट, या मनी एंड कॉस्ट। तो दो यहाँ पे जो एसेट है हमने डिस्कस करे थे कि या तो लोग अपने पास कैश में रख सकते हैं या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, टू एसेट इकोनॉमी इन केस ऑफ जेएम कीन्स थ्योरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन बी, इट्स मनी एंड बॉन्ड्स। ठीक है, then the bond price and interest rate are dash related according to JM Keynes। तो जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड प्राइसेस हैं एंड इंटरेस्ट रेट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये डायरेक्ट रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली या पॉजिटिवली। तो डायरेक्ट रिलेशन बेसिकली क्या होता है, एक में इंक्रीज आने से दूसरे में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, एक में डिक्रीज आने से दूसरे में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, ये हुआ डायरेक्ट। इनवर्स, अगर एक ज्यादा दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज्यादा, ये हुआ इनवर्स। तो जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड प्राइसेस हैं एंड इंटरेस्ट रेट है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमसे ये पूछा गया।
ठीक है, तो एक बार के लिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। सो मान लो कि कोई यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, 1000 क्या है इसका फेस वैल्यू है, 1000 क्या है इसका फेस वैल्यू है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मान लो 5%। अभी मार्केट में क्या है, एक नया बॉन्ड जो है वो इशू हुआ, मार्केट में क्या है, एक नया बॉन्ड जो है वो इशू हुआ, इसकी फेस वैल्यू भी कितनी है 1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मान लो 8%, ठीक है, मान लो 8%। अभी जिन लोगों ने ये जो 5% के ऊपर ये जो बॉन्ड है ये परचेज करा होगा, है ना, ये चाहते होंगे कि भाई मैंने ये जो बॉन्ड है इसे मैं सेल करूं, है ना, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या चाहेंगे कि मैं इन्वेस्ट करूं कौन से बॉन्ड में, ये वाले में कि ये वाले में, ये परचेज करेंगे कि ये वाला, डेफिनेटली जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो परचेज करेंगे, है ना। तो ये जो इन्होंने परचेज करा होगा ये वाले बॉन्ड को ये सेल करेंगे किस तरीके से, बॉन्ड प्राइस को कम करके, बॉन्ड प्राइस को कम करके, जिससे ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने 1000 का परचेज करा था, हो सकता है अभी आप कितने का सेल करो, 980 का सेल करो, आप कितने का सेल करो, 980 का सेल करो या 950 का सेल करो, डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट की इनकम में फिर इंक्रीज देखने को मिलेगा ना, क्योंकि लोग क्यों 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो बॉन्ड है उसे परचेज करेंगे, अगर उन्हें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला बॉन्ड मिल रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इसे इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हमने बॉन्ड वैल्यू को क्या करा, कम करा, एंड ये चीज कब करी, जब यहाँ पे नया बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा ज्यादा, जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा ज्यादा तो बॉन्ड की प्राइस यहाँ पे क्या हुई, कम, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे बॉन्ड की प्राइस यहाँ पे क्या हुई, कम। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा बॉन्ड प्राइस कम, एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी कम, तो ये कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट्स के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड रहेगा। अगर इनवर्सली ऑप्शन में ना होता तो डेफिनेटली हमें ऑप्शंस में ही चूज करना था, तो इनडायरेक्टली के ऊपर टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। I'll move on to next. So J.M. Keynes explained that interest rate is purely an economic phenomena. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो J.M. Keynes क्या कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो मॉनेटरी फिनोमिना है, ठीक है, वो मॉनेटरी फिनोमिना है ना कि इकोनॉमिक फिनोमिना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। Correct answer is option B. It's a false. According to J.M. Keynes, interest rate is purely a monetary phenomena, ना कि economic. Then next is the acronym IS represent which of the following? Income supply, liquidity preference and money supply equilibrium, none of the above. तो basically ये जो question है IS curve की अगर मैं बात करूं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व रहता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल थियरी में, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपका जो हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस है उसमें हम बेसिकली आईएस कर्व को जो है वो कंसीडर करते हैं, आईएस एंड एलएम कर्व। इस तरीके से ये जो मॉडल है इसे बोला जाता है आईएस एंड एलएम कर्व। तो ये आपका हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस से भी क्वेश्चन है एंड आपका क्लासिकल थियरी से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आईएस है, आईएस स्टैंड फॉर व्हाट, इट्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व, ठीक है, इट्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन में हमें गिवन ही नहीं है। इट्स इनकम सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ऑप्शन में है ही नहीं प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट्स ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, इट्स ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आईएस स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व, ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हम हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो थ्योरी को डिस्कस करने के बाद ही ये जो क्वेश्चन है इसे जो है डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं एंड आई होप सो कि जितना हमने डिस्कस करा है आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट रहता है डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।
अगर आपकी कोई सजेशन रहती है, आई वेलकम योर सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज का सेशन इसी के साथ वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, अपने कलीग्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बीइंग बैंकर्स हमारे चैनल का नाम है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।